इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 21 शिफ्ट सेकंड का 2026 का फिजिक्स के पेपर का जेईई मेंस का सॉल्यूशन। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इसको कनेक्ट किया गया है। तो इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने के लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्मॉल आर के टर्म्स में, उसके लिए कुछ ऑप्शन दी गई हैं, आर इक्वल टू √3r, आर इक्वल टू आर, कुछ इस टाइप की ऑप्शंस। तो इसमें तो देखो डायरेक्ट आंसर होता है, हमको पता है कि इसमें मैक्सिमम पावर तब डिसिपेट होती है जब ये सीधा इसके बराबर होता है, तो डायरेक्ट आंसर आर इक्वल टू आर। लेकिन इनके सपोज अगर आपको नहीं पता है एंड यू हैव टू फाइंड इट, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें देखो जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट हम कितनी लिख सकते हैं, E अपॉन आर प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस है। अब इस करंट के हिसाब से इसमें जो पावर डिसिपेट होगी वो हो जाएगी I² इंटू आर। तो ये पावर की वैल्यू हमें इतनी मिल रही है। कैपिटल आर को अगर हम चेंज करेंगे तो पावर उसमें जो डिसिपेट हो रही है वो चेंज होगी। सो दिस पावर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर की अब हमें वो वैल्यू बताना है जिसके लिए ये पावर मैक्सिमम होगी। सो बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आर एंड वी हैव टू सर्च फॉर इट्स मैक्सिमा। तो dp अपॉन dr, ये r का फंक्शन है, इसका सिंपल सा डेरिवेटिव फाइंड करो, उसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको सॉल्व करके देख लो। इससे हमें मिलता है r इक्वल टू स्मॉल r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में और उसकी जो एनर्जी है वो है -0.04 e। जहां पर ये जो e है ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी के बराबर है, दिस कैपिटल E। अब अगर कैपिटल L उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है उस ऑर्बिट में जिसमें ये एनर्जी दी गई है और H प्लैंक कांस्टेंट है, तो आपको बताना है 2πL अपॉन H की वैल्यू क्या होगी। देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम में ये होती है -13.6 और असल में जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो क्या है, वो -13.6 इंटू Z²/n² है। तो किसी भी हायर ऑर्बिट में एनर्जी की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो ये वैल्यू होगी -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z हो गया 1। ऑर्बिट कौन सी है वो हमें नहीं पता है, n है मान लो ऑर्बिट, तो n²। नाउ दिस एनर्जी E डैश इज गिवन -0.06 into the energy in the ground state which is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें n² मिल रहा है, तो n की वैल्यू आ रही है 5 के बराबर। अब देखो L उसने बोला है एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr के बराबर, और बोर मॉडल के हिसाब से ये mvr होता है n इंटू h अपॉन 2π के बराबर। तो L इक्वल टू ये लिखा हुआ है, 2π को लेफ्ट में ले आओ, h को भी लेफ्ट में ले आओ, इससे हमें क्या मिला 2πL अपॉन h। तो ये वैल्यू आ रही है n के बराबर और n हमने कितना फाइंड किया है 5, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 176 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको बताना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हर्ट्ज में। देखो सिंपल है, ओमेगा होता है 2πf, तो f हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 22/7, इससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है ऑक्सीजन 47 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हाइड्रोजन कितने टेम्परेचर पर हम रखें ताकि दोनों के मॉलिक्यूल का RMS स्पीड सेम हो जाए। RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/मोलर मास। अब ये दोनों के लिए हमें सेम चाहिए, तो 3RT। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर ये है, मोलर मास उसका 32 है, और हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस में हमें आंसर निकालना है। तो अगर वो T है तो T + 273 ये केल्विन में हो जाएगा अपॉन उसका मोलर मास। इसको सॉल्व करके हमें T की वैल्यू मिल जाएगी डिग्री सेल्सियस में। ये 3R और ये 3R कैंसिल हो जाएगा। इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखो 47 + 273 अपॉन 16 एंड दिस इज इक्वल टू T + 273। तो इससे आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया एक पोटेंशियोमीटर है जिसके वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर।
टोटल लेंथ, और ये सर्किट दिया गया 6 ओम और ये 4 ओम कनेक्टेड है। नल पॉइंट हमें पॉइंट P पर मिल रहा है, तो A से लेकर P तक इस इतने सेगमेंट का लेंथ कितना होगा ये हमें बताना है। देखो अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 50 माइनस L, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो और ये रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो रेशियो को हम बराबर कर देते हैं। तो 6/L इक्वल टू 4/50 माइनस L। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखने के बजाय हमने सीधा सीधा लेंथ लिख दिया है। इसको आप सॉल्व कर लो। इससे आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल हमें फाइंड करना है। गिवन दैट एक लाइट रे आ रही है जो कि इसके बेस के पैरेलल आ रही है, फिर ये लाइट रे जब निकलती है सेकंड सरफेस से तो ग्रेस करते हुए निकलती है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रिज्म एंगल। देखो अगर ये लाइट रे ग्रेस करते हुए निकल रही है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, और वो होता है साइन इनवर्स 1/μ के बराबर, तो ये तो आ गया 45 डिग्री। बाकी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ये हमने एक नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस पर R1 एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। अब अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हुआ, ये भी 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर स्नेल लॉ हम लगाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, हमें R1 चाहिए, तो 1 साइन 45 डिग्री इक्वल टू म्यू साइन R1। ये 1/√2 और 1/2, तो R1 आ गया 30 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म एंगल हो जाएगा R1 प्लस R2। दिस इज 30 प्लस R2 है 45 डिग्री, सो दिस इज 75 डिग्री। ये हो जाएगा प्रिज्म एंगल। इस क्वेश्चन में एक ये सर्किट दिया गया है और पूछा गया कैपेसिटर पर स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना है वो बताना है। देखो इसमें क्या होगा, जब ये सेल इधर से करंट फ्लो कराना चाहेगा तो जो करंट इधर आना चाहेगी ऐसे जाना चाहेगी, तो ये रिवर्स में पड़ जाएगा, तो ये करंट को जाने नहीं देगा, मतलब ये लाइन टूटी हुई है, करंट इधर से नहीं जा सकती है। और ये फॉरवर्ड में पड़ेगा तो करंट आराम से इधर से जाएगी, और फॉरवर्ड में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। बाकी कैपेसिटर जब फुल चार्ज है तो करंट यहाँ भी फ्लो नहीं हो रही है, तो जो भी करंट यहाँ पर आ रही है ना तो वो इधर जा सकती है ना वो इधर जा सकती है, वो सीधी इधर से जाएगी, यानी कि करंट केवल इस लूप में फ्लो होती रहेगी। अब ये करंट मान लेते हैं ये है I। इस पूरे लूप को ध्यान से देखो, इस पूरे लूप में इसका रेजिस्टेंस 0 है, फॉरवर्ड में है इसलिए ये 4 ओम का रेजिस्टर है और ये 1 ओम का रेजिस्टर है, तो पूरे लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 5 ओम। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है ये हो जाएगी सेल का पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, मान लेते हैं कि ये इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो व्हाटएवर इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस 2 पॉइंट्स एंड दैट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस 2 पॉइंट्स। और वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो है इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है E माइनस IR। तो E दिया है 2.5, करंट है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के हिसाब से ये हमें मिल गया 2 वोल्ट। नाउ दिस 2 वोल्ट इज एप्लीकेबल अक्रॉस दिस कैपेसिटर, सो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट इज CV, और C दिया गया है 5 माइक्रो फैराड। इसको माइक्रो ही रहने देते, ये है 2, तो हमें आंसर मिलेगा माइक्रो कूलम में। ये आंसर आ गया 10 माइक्रो कूलम। इस क्वेश्चन में कहा गया एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg और उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई है, सब 1 है, तो आपको बताना है t=2 सेकंड से लेकर t=3 सेकंड तक व्हाट इज द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। देखो अगर x कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव ले लो, 3t², अल्फा तो 1 है, ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। t=2 सेकंड पर अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें, ये आ गया 17 मीटर पर सेकंड, और t=3 सेकंड पर अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें,
ये आ गया 34 मीटर पर सेकेंड। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का चेंज, द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर v2 स्क्वायर हाफ m माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। हाफ m कॉमन आ गया, m की वैल्यू 2 है, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा जूल में। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। तो वो हमने कैलकुलेट किया, वही वर्क के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया एक पार्टिकल है जिसका मास है 6.4 10 का माइनस 27 kg और उस पर चार्ज है 3.2 इंटू 10 का माइनस 19 कूलम। अब अगर इसको हमने एक्सिलरेट किया 1.21 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इसके एक्सिलरेट होने के बाद इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बनेगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, इसका लीनियर मोमेंटम चाहिए, और लीनियर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट 2m k है काइनेटिक एनर्जी, मास हमें दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी जब ये एक्सिलरेट होगा तो कितनी गेन कर लेगा, q इंटू डेल्टा v। डेल्टा v ये रहा, q ये रहा, मास भी हमें पता है, सो वी कैन फाइंड दिस मोमेंटम। तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका हो जाएगा, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p की वैल्यू लिख दो, 2 मास है और चार्ज गिवन है, और ये रहा डेल्टा v। तो ये वैल्यूज सिंपल सी दी गई हैं, इनको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, सेम मास सेम है, रेडियस दोनों की r है, दोनों पर चार्ज है q। जिस टाइम पर इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4r है, उस टाइम पर ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u, दोनों की वेलोसिटी u है। तो बताना यह है कि u की कम से कम वैल्यू कितनी हो, मिनिमम वैल्यू, जिसके लिए ये दोनों आपस में टच कर सकेंगे। देखो ये आपस में आ रहे हैं, इनमें रिपल्शन हो रहा है, पास पास आ रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, तो वेलोसिटी कम होते होते जिस टाइम पर ये जस्ट टच करेंगे उस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की खत्म हो गई। स्टार्टिंग में दोनों की मिला के ये काइनेटिक एनर्जी थी और ये सारी खत्म हुई तो कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में। तो फाइनली जब ये इस पोजीशन पर है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जब ये टच कर रहे हैं तब इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2r। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस 2r। और इनिशियली जब ये 4r डिस्टेंस पर थे तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट कहाँ से आएगा, काइनेटिक एनर्जी के लॉस से। इसको सॉल्व करके हमें u का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, उसको हमने एक सेल से चार्ज किया, मे बी उसका कुछ EMF है, सपोज दैट E। फिर चार्ज हो जाने के बाद इस सेल को हटा दिया और इस कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर से कनेक्ट किया जिसका इंडक्टेंस है L। तो कनेक्ट करने के बाद कितने टाइम पर 25% एनर्जी कैपेसिटर की वो इंडक्टर को ट्रांसफर हो जाएगी, कितने टाइम पर, ये हमको बताना है। देखो कैपेसिटर पर स्टार्टिंग में कुछ चार्ज रहा होगा, लेट अस से Q0, जो भी हो, Q0 पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करेगा। तो जब हम कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज का जो ऑसिलेशन होता है, तो कैपेसिटर पर चार्ज टाइम के साथ इस मैनर में चेंज होता है। इनिशियली चार्ज Q0 है, T टाइम पर चार्ज Q है, तो फिर T टाइम पर कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी होगी, Q²/2C। और स्टार्टिंग में जब चार्ज Q0 है तब कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी है, Q02/2C। ये स्टार्टिंग की एनर्जी है, ये T टाइम पर एनर्जी है। अगर कैपेसिटर ने अपनी 25% एनर्जी इंडक्टर को दे दी तो उसके अपने पास कितनी रह गई, 75%। यानी कि इनिशियली जो उसके पास एनर्जी थी उसका 75% एनर्जी ये उसके पास रह गया। नाउ दिस इज द एनर्जी ऑन द कैपेसिटर एट द टाइम T, एंड ऑब्वियसली वो इसके बराबर होना चाहिए। अब इस Q का ये हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। देखो इसमें ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें cos स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू मिल रही है 3/4, हाँ 3/4 मिल रही है। तो cos ओमेगा t की वैल्यू आ जाएगी √3/2। इससे हमें ओमेगा t मिल गया π/6, तो t हमको मिल गया π/6 ओमेगा। और LC ऑसिलेशन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ओमेगा कितना बनता है, 1/√LC।
तो ओमेगा को अगर हम लिखें 1/√LC तो आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है ये एक सर्किट दिया गया है 2R और एक सीरीज में कनेक्टेड है और एक ही R उसके पैरेलल में कनेक्टेड है। बोला गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस अगर X है तो आपको बताना है ये X की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2R और X सीरीज में है तो इनका मिलाकर के रेजिस्टेंस ये हो गया और ये रेजिस्टेंस पूरा इसके साथ पैरेलल में है तो पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस वो ये बन जाएगा और ये उसने बोला है कि ये x के बराबर है तो इसको x के बराबर कर दो। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें मिल रहा है x² प्लस 2rx माइनस 2r² इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक है, माइनस b प्लस b² स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आंसर आ रहा है और इसमें ये हमने माइनस क्यों नहीं लिया क्योंकि x ऑब्वियसली कैन नॉट बी नेगेटिव, माइनस लेने पर दोनों नेगेटिव होने के कारण ये x नेगेटिव आ जाता है इसलिए हमको यहाँ पर केवल प्लस ही लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -2r प्लस 12 को हमने लिख दिया 2√3r अपॉन 2। ये आ गया r² माइनस 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, उसको उसकी एक्सिस के अबाउट हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं और एक ब्लॉक है जो कि इसकी अंदर वाली सरफेस पर इसके साथ टच में रहते हुए इसके साथ साथ घूम रहा है बिना स्लिप हुए बिना गिरे। तो आपको बताना है कि अंदर वाली सरफेस पर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। देखो जब ये ब्लॉक इसके साथ साथ घूमेगा ना सर्किल में तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो दीवार है इस सिलेंडर की सिलेंड्रिकल वॉल वो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए इसके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जो कि होगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू को हमने मिनिमाइज किया है तो फिर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम ताकत लगा करके mg को रोक पाएगा, उसको स्लिप करने से रोक पाएगा। ये mg नीचे लग रहा है जो कि इसको नीचे गिराना चाहता है तो बचाएगा कौन इसको गिरने से? फ्रिक्शन बचाएगा। और जब म्यू को हम मिनिमम रखेंगे तो फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम ताकत लगाना पड़ेगी जो कि म्यू n के बराबर होगी। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन विच इज बैलेंसिंग दिस वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg। सो इससे हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी mg अपॉन n। ये आ गया g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कहा गया है YDAC के केस में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ बढ़ती है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि लाइट की वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ बढ़ती है। तो बताना यह कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सही है कौन गलत है। तो सिंपल है, देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D अगर बढ़ाएंगे तो W बढ़ेगा और अगर लैम्डा को बढ़ाएंगे तो भी W बढ़ेगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक पुली है जो कि असल में एक डिस्क है, उस पर 4 रॉड कनेक्ट करी गई हैं। उसके सेंटर से रॉड की लेंथ, हर एक रॉड की लेंथ डिस्क की रेडियस के बराबर है। अब इनमें से चारों रॉड का हर एक का मास m है और डिस्क का मास भी m है। इसके ऊपर से रस्सी पार हो रही है, एक तरफ कैपिटल M दूसरी तरफ स्मॉल m कनेक्टेड है, रस्सी मासलेस है। तो बताना ये है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब इसका या इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। देखो इसमें मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो दोनों तरफ टेंशन क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर टेंशन हम T1 मान लेते हैं, यहाँ पर T2 मान लेते हैं। इस पर ऊपर T1 लगेगा, नीचे इसका वेट लगेगा। इस पर ऊपर T2 लगेगा, नीचे इसका वेट लगेगा। ये नीचे अगर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन हम a मान लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर a हो जाएगा। और जब ये a से चलेंगे तो इस सर्कुलर डिस्क में, इस पुली में एंगुलर एक्सेलरेशन एक आएगा लेटेस्ट से अल्फा, और वो अल्फा कितना होगा a/r के बराबर। ये रेडियस इसकी r है। r इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, उसकी जरूरत नहीं, उसके बगैर आंसर आएगा। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या करना है। जैसे अगर हम इस ब्लॉक के लिए लिखना चाहें तो हम लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला इस पर टोटल फोर्स
इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन है जो हमें फाइंड करना है। लेफ्ट वाले ब्लॉक के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक, वेरिएबल देखो 3 है, T1 है, T2 है और A है। इक्वेशन अभी तक 2 बने हैं, तो तीसरा इक्वेशन हमें इस पुली से मिलेगा। इस पुली पर इधर लगेगा T1 और इधर लगेगा T2। T1 का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज और T2 का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज घूमना है तो टोटल टॉर्क हो गया T1R माइनस T2R। टोटल टॉर्क ये होना चाहिए I अल्फा के बराबर। अब ये I कितना होगा, हमें पूरे का लेना, I इस पूरे का। एक तो इसमें डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। अगर हम एक रॉड की बात करें, लेंथ उसकी R है, तो एंड के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mL²/3 और ऐसी 4 रॉड्स हैं तो मिला करके टोटल ये हो गया। तो चारों रॉड्स और डिस्क का मिला के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे A/R। तो ये 3 इक्वेशन हो गए 3 वेरिएबल्स में। द वेरिएबल्स आर A, T1 एंड T2। अब इसको सॉल्व करना है, R कॉमन लेकर के राइट में ले जाओ। यहाँ पर T1 माइनस T2 दिख रहा है, वो हमें यहाँ से भी मिल सकता है। तो फिर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, हमें मिलेगा T2 माइनस T1 इक्वल टू MA प्लस MA, और इसको हम राइट में ले गए तो हमें मिल गया M माइनस M इंटू G। ओके, अब ये T2 माइनस T1 है, यहाँ पर T1 माइनस T2 है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, या हाँ इसको उल्टा कर देंगे और इसको हम T2 माइनस T1 के बराबर बना देंगे। R को हम राइट में ले जा रहे हैं, तो देखो हम लिख रहे हैं इसमें माइनस MA ठीक है, और ये हो गया राइट में R को ले जाएंगे, ये R है यहाँ पर, तो ये बनेगा MR/2 एंड 4/3 MR इंटू A/R। एक R इधर कैंसिल हो गया, एक और भी कैंसिल हो जाएगा, ये R भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, A को A और A और A, ठीक है, बाकी सब हमें इसमें पता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6 मिलीमीटर और ये एक लिक्विड में गिर रही है और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली इसी मटेरियल का, इसी डेंसिटी का एक और सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3 मिलीमीटर। तो फिर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या बनेगी अगर वो उसी लिक्विड में गिरे। देखो टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है दोनों के केस में, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं फॉर द सेकंड बॉल एंड फॉर द फर्स्ट बॉल। दिस इज इक्वल टू रेडियस उसकी 3 है और इसकी रेडियस 6 है, तो ये होना चाहिए। तो VT डैश हमें मिल जाएगा, VT को राइट में ले जाओ जो कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये 1/2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दिया गया है, एक वायर को इस तरीके से बेंड करके रखा गया, उसमें बीच में एक सर्कुलर लूप बन रहा है, जरा सा माइनर सा गैप है, बाकी ये दोनों पार्ट उसके इनफाइनाइट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I as shown in the figure। So we have to find what is the magnetic field at the center of this circular loop। देखो इसमें क्या करंट ऐसे आकर के यूं जा करके यूं जा रही है, ठीक है। सर्कुलर लूप की बात करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर मिलकर के सीधा एक इनफाइनाइट वायर बन जाएंगे और इस इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके अपने सेंटर पर ये इतना होता है माइनस इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr, r डिस्टेंस पर ये होता है। अब चूंकि ये कम है और ये ज्यादा है तो हमने ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आंसर आ गया। और सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बनेगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक गैस को आइसोबारिकली एक्सपेंड करने में वर्क किया गया है 100 जूल, तो उसको कितना हीट सप्लाई किया गया है ये हमें बताना है। गामा की वैल्यू गिवन है फॉर द गैस, दिस इज 1.4। देखो वर्क डन की अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस में तो वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V एंड दिस इज गिवन 100 जूल, और P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं NR डेल्टा T। तो NR डेल्टा T की वैल्यू है 100। जहाँ तक हीट गिवन की बात होती है तो हीट गिवन का फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है NCP डेल्टा T। अब CP को हम क्या लिख सकते हैं
Cp होता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू गिवन है और इससे हमें Cp की वैल्यू मिल रही है। दिस इज 14/4 मतलब कि 7/2 इंटू R। इसको अगर हम यहाँ पर यूज करें तो ये आ रहा है 7/2 इंटू NR डेल्टा टी, और NR डेल्टा टी डायरेक्ट उसने क्वेश्चन में बताया है। तो ये आंसर आ गया 350 जूल।